हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। क्लास 12वीं की केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन का अगला क्लास लेकर आपके समक्ष हैं। और आज की क्लास में हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण। ठीक है, कैटेलाइसिस, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट को भी। तो समझते हैं बेटा, उत्प्रेरण क्या होता है और उत्प्रेरक क्या होता है। तो इसके लिए आपको एक साधारण सा मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपको याद होगा कि पहले लोग खेतों को जब जोतते थे तो बैल का सहारा लिया करते थे, यानी बैल ले लेते थे और एक साधारण सा हल हुआ करता था जिसमें केवल एक फाल लगा हुआ था। फाल का मतलब आप देखते थे हल के पीछे इस तरीके का एक हल होता था, उसमें केवल एक फाल लगा हुआ होता था। ठीक है, केवल एक फाल लगा हुआ था और इसकी सहायता से किसान अपने खेत को जोतता था। एक बार में एक छोटी सी पतली सी लाइन वो बनाता था। किसान 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे उसको लेकर अपने खेतों में बैलों के पीछे घूमता था, तब जाकर वो खेत 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद जोता जाता था। लेकिन आज वो जमाना बदल गया है, आज ट्रैक्टर आ चुका है। अब उसी ट्रैक्टर में ऐसे ऐसे 9 फाल 14 फाल 11 फाल इस तरीके से लगे होते हैं, जैसा बड़ा छोटा ट्रैक्टर हो इसी तरीके से। और किसान आज वही है, फाल वही है, बशर्ते बैल के जगह पे ट्रैक्टर आ गया। और अब क्या होने लगा कि हमारा जो खेत की जुताई का काम है वो बड़ी तीव्र गति से हो गया। यानी कि जो काम हमारा 5 घंटे 6 घंटे में होता था एक छोटे से खेत की जुताई का काम, अब वही हमारा मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर में हो जाता है। ठीक है बेटा, सेम प्रोसेस अभिक्रियाओं पर भी लागू होता है। आप जानते हैं कि कोई भी अभिक्रिया होती है, इसके पहले वाले आप अभिक्रिया के पेज पढ़ चुके हो, इसके पहले वाले चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में आप जान गए होंगे कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तुरंत ऐसा नहीं कि तुरंत मिला अभिक्रिया हो गई। हालांकि कुछ अभिक्रिया होती भी हैं जो बहुत तीव्र गति से हो जाती हैं, लेकिन सारी अभिक्रियाओं में थोड़ा बहुत समय लगता है। और कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो बहुत स्लो होती हैं, बहुत मंद होती हैं, उनको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति में ये अभिक्रियाएं जो बहुत धीमी गति से होती हैं या बहुत मंद अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसे पदार्थ की उपस्थिति में वे बहुत तीव्रता के साथ हो जाती हैं। कोई हम ऐसा पदार्थ रख देते हैं वहां पर जिसके कारण वो अभिक्रिया जो होती है बहुत तीव्रता के साथ हो जाती है, और उसी पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं यानी कैटेलिस्ट बोलते हैं। और इस प्रक्रम को जो प्रक्रम हो रहा है इसको हम उत्प्रेरण बोलते हैं, कैटेलाइसिस बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे वहां पे ट्रैक्टर, बैल के जगह पे क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर उत्प्रेरक का काम कर रहा है। किसान वही है, बैल वही है, सॉरी किसान वही है, हल वही है, लेकिन ट्रैक्टर उसमें उत्प्रेरक का काम कर गया। उसके आने से वो खेत के जुताई का काम तीव्रता से होने लगा। तो आप समझ पाओगे, ऐसे ही कुछ है हमारे आसपास ऐसे पदार्थ होते हैं कि जो अभिक्रियाएं बहुत स्लो गति से होती हैं, बहुत कम बहुत धीमी गति से होती हैं, उनकी उपस्थिति में वो गति तीव्र हो जाया करती है। हालांकि ये बात भी याद रखिएगा कि ये जो पदार्थ होते हैं खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, और न ही इनका जो रासायनिक संगठन होता है, जो रासायनिक रूप से इनकी बनावट होती है, उसमें कोई परिवर्तन आता है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ही नहीं लेते। तो रासायनिक संगठन का मतलब जैसे H2O है तो उसमें रासायनिक संगठन उसका 2:1 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है जो उत्प्रेरक होते हैं। यानी उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वो केवल बाहर से ही अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं। यूं कहें, रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए अभिक्रिया के गति को बहुत तीव्र कर देते हैं। जो काम 5 घंटे में होने वाला वो काम चंद मिनटों में हो जाता है, मात्र उनकी उपस्थिति के कारण। और ऐसे ही पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक, और ऐसे प्रक्रम को हम कहते हैं उत्प्रेरण। तो आइए बेटा, हमने परिभाषा भी लिख दिया, इसके अनुसार भी समझने का प्रयास करते हैं।
लिखा है उत्प्रेरण कैटेलाइसिस क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी पदार्थ विशेष की उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है। कोई ऐसा पदार्थ हो जिसके कारण उसकी गति जितनी होनी चाहिए उससे या तो ज्यादा हो जाए या तो उससे कम हो जाए, तो उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है, परंतु पदार्थ स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। जैसा पदार्थ शुरू में रहता है अभिक्रिया के समाप्त होने पर भी वही सेम टू सेम प्राप्त होता है, वो वाला पदार्थ जिसकी उपस्थिति के कारण ऐसा हो रहा है। तो इस प्रक्रम को हम कहते हैं उत्प्रेरण, तथा उस विशेष पदार्थ को जिसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। बात समझ में आ गई बेटा ना? जैसे यहां पर उदाहरण भी दिया हुआ है, यहां पे KClO3 है, इसका अपघटन हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? आप देख पा रहे हो ना, MnO2। ठीक है, MnO2 यहाँ पे क्या काम कर रहा है? MnO2 यहाँ पर उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी इसकी उपस्थिति के कारण इसके अपघटन की गति बहुत तेज हो जाती है, अन्यथा ये बहुत दिनों में होता, मतलब लंबे प्रोसेस में होता, लंबा समय लगता, लेकिन MnO2 की उपस्थिति के कारण इसका अपघटन फटाक से हो जाता है। ठीक है, हालांकि MnO2 जैसा ऐसा है जैसा स्टार्टिंग में वो है, रासायनिक अभिक्रिया के अंत में भी इसके संगठन में, इसके रासायनिक बनावट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसा वो शुरू में रखा रहेगा वैसा ही अंत में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हिस्सा नहीं लेगा रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन यह न हिस्सा लेते हुए भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को परिवर्तित कर देता है, यानी या तो घटा देता है या तो बढ़ा देता है। यही उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है बेटा, पढ़ें एक बार फिर से। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी पदार्थ विशेष की उपस्थिति के कारण परिवर्तित हो जाती है, इसके कारण इसकी गति की दर परिवर्तित हो गई, परंतु पदार्थ स्वयं रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहता है। यानी ये जो पदार्थ हैं ये अंत में आपको वैसे ही मिल जाएंगे जैसे आप उनको रखे थे। तो हम इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ये जो प्रक्रम हो रहा है जिसके फलस्वरूप ऐसा हो रहा है उस प्रक्रम को हम उत्प्रेरण कहते हैं, और वह पदार्थ जिसके कारण यह प्रक्रम होता है उसी को हम कहते हैं उत्प्रेरक या कैटेलिस्ट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ देखिए बेटा, अब उत्प्रेरण का प्रकार, हमारा अगला टॉपिक आता है कि उत्प्रेरण कितने प्रकार का हो सकता है। तो उत्प्रेरण दो प्रकार का हो सकता है। किस आधार पर? भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। ठीक है, भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है समांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण किसे कहते हैं? उत्प्रेरण क्या होता है आप समझ गए होंगे ना। उत्प्रेरण एक प्रक्रम है, याद रखिएगा, और उत्प्रेरक एक पदार्थ है। तो उत्प्रेरक के प्रकार आप नहीं पढ़ रहे हो, आप उत्प्रेरण के प्रकार पढ़ रहे हो, यानी उस प्रक्रम के प्रकार को पढ़ रहे हो। ये माइंड में सेट करके चलिएगा। तो उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर। सबसे पहला है समांगी उत्प्रेरण। अब ये समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? तो लिखा है जब अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था समान हो। जब अभिकारक ठोस अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में हो, अभिकारक गैस अवस्था में है तो उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में हो, यानी अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रावस्था अगर समान है तो इस प्रकार के उत्प्रेरण के प्रक्रम को हम कहेंगे कि समांगी उत्प्रेरण है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि SO2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO3 बनाता है और इसमें NO, ठीक है, वो क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो NO का जो फॉर्म है यानी कि जो प्रावस्था है वो गैस है, गैसीय स्टेट में है, और SO2 भी किस स्टेट में है, यानी जो रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा, और जो ये कैटलिस्ट है, इन दोनों की प्रावस्था क्या है? समान है। यानी ये भी गैस अवस्था में और जो अभिकारक है, अभिकारक भी गैस अवस्था में और उत्प्रेरक भी गैस अवस्था में है। तो वही कह रहा है
कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों एक ही प्रावस्था में हो तब उस प्रकार के उत्प्रेरण के प्रक्रम को हम कहेंगे कि वो समांगी उत्प्रेरण हो रहा है। और जब अभिकारक का स्टेट या प्रावस्था कुछ और हो और जो हमारा उत्प्रेरक है उसका स्टेट कुछ और हो और उस समय उत्प्रेरण के प्रक्रम को हम कहेंगे कि वहां पर विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है। जैसे यहां पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, H2O बनाता है और इस अभिक्रिया में प्लेटिनम को हम उत्प्रेरण के रूप में उत्प्रेरक के रूप में लिए हुए हैं। लेकिन प्लेटिनम का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट है और जो हाइड्रोजन का स्टेट है वो गैसीय स्टेट है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी प्रावस्थाओं में भिन्नता है। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के जो स्टेट हैं उनमें भिन्नता है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है, यानी विषमांगी उत्प्रेरण का प्रक्रम चल रहा है। यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण का प्रक्रम चल रहा है। समझ में आया? यानी कि जब कैटलिस्ट का जो स्टेट है वही स्टेट अगर रिएक्टेंट का भी है तो वहां पर समांगी उत्प्रेरण होगा, और जब रिएक्टेंट अलग स्टेट में है और जो कैटलिस्ट है वो अलग स्टेट में है तो उसको हम कहेंगे वहां पे विषमांगी उत्प्रेरण हो रहा है। इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो अभी हमने भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण किया और हमने देखा कि उस आधार पर उत्प्रेरण हमारा दो प्रकार का होता है। लेकिन अभी हम क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरण का वर्गीकरण कर रहे हैं और क्रियाविधि के आधार पर जब हम उत्प्रेरण का वर्गीकरण करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस आधार पर उत्प्रेरण 4 प्रकार का होता है। तो 2 अभी मैं समझा दे रहा हूं, 2 इसके बाद, ठीक है। पहला क्या है? धनात्मक उत्प्रेरण। अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, छोटी सी बातें हैं। किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण अगर अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण किसी भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी गति बहुत तेज हो जाती है तो उस प्रकार के उत्प्रेरण को हम कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरण। उस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या कहेंगे कि वो धनात्मक उत्प्रेरण है, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? अगर किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की गति घट जाए, बढ़े ना बल्कि और सुस्त हो जाए, तो उसको हम कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरण, या इसको हम संदमक भी कहते हैं, संदमक, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार के, सॉरी यहाँ संदमन है, हाँ देखिए इसको लिख भी लीजिएगा। फिर से एक बार समझाते हैं कि किसी पदार्थ की उपस्थिति के कारण यदि अभिक्रिया की गति तेज हो जाती है, बहुत तीव्र हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण भी दिया है कि H2O2 है, इसका विघटन हो रहा है, अपघटन हो रहा है प्लेटिनम की उपस्थिति में। ये अपघटन बहुत स्लो होता है, लेकिन जब प्लेटिनम की उपस्थिति में यही अपघटन हम कराते हैं तो बहुत तेजी से इसका अपघटन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमने उदाहरण लिया है Na2SO3 है बेटा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है C2H5OH की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये पहले तो तेजी से अभिक्रिया कर रहा था, पहले तेजी से जुड़ रहा था, लेकिन जब इसकी उपस्थिति होती है तो इसकी अभिक्रिया की गति धीमी हो जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेरण नहीं हो रहा है, यहाँ पर संदमन हो रहा है। क्या हो रहा है? संदमन, यानी ऋणात्मक उत्प्रेरण हो रहा है, और ऋणात्मक उत्प्रेरण को ही हम संदमन कहते हैं। और यहाँ पर अब हम इसको उत्प्रेरक नहीं कहेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक का काम तो प्रेरणा देना, बढ़ाना होता है, उत्प्रेरण नहीं कहेंगे इसको, सॉरी उत्प्रेरक नहीं कहेंगे इसको हम बोलेंगे संदमक। तो यहाँ पर उत्प्रेरण नहीं हो रहा है, और उत्प्रेरण हो भी रहा है तो ऋणात्मक उत्प्रेरण हो रहा है, और यहाँ पर उत्प्रेरक नहीं है, यहाँ पर संदमक है, यानी अभिक्रिया की दर को घटाने वाला है। तो समझ पाए होंगे कि जो अभिक्रिया की दर को घटा दे वो संदमक होता है और उस प्रक्रम को संदमन कहते हैं, और जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वहां उत्प्रेरण होता है या धनात्मक उत्प्रेरण होता है और उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, तो उत्प्रेरण का अगला प्रकार है स्व उत्प्रेरण। देखिए ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको उत्प्रेरण के सारे प्रकार समझना चाहिए, चाहे वो धनात्मक उत्प्रेरण हो,
या ऋणात्मक उत्प्रेरण हो या स्व उत्प्रेरण हो। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि स्व उत्प्रेरण क्या होता है, तो आइए पढ़ते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगे। हम यहाँ पर बेटा अलग से कोई उत्प्रेरक नहीं लेते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, सबसे पहले तो अभिक्रिया स्लो होती है क्योंकि वो धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है। लेकिन जैसे ही एक उत्पाद बन जाता है तो उस उत्पाद की उपस्थिति के कारण अब अभिक्रिया की गति धीमे धीमे बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे वो उत्पाद बनता जाता है अभिक्रिया की गति फटाफट तेज होने लगती है। किसके कारण ऐसा होता है? जो उत्पाद बनता है उसके कारण। यानी यहाँ पर कोई अलग से हम उत्प्रेरक का काम नहीं लेते हैं, बल्कि उसमें बना उत्पाद ही स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगता है। ऐसे उत्प्रेरक को हम कहते हैं स्व उत्प्रेरक, और इस प्रक्रम को हम कहते हैं स्व उत्प्रेरण। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और इस प्रक्रम को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे यहां पर है बेटा ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, यहां पे पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बनाता है? यहां पर हमारा MnSO4 बनता है। ठीक है, MnSO4 यहां पर उत्प्रेरक का काम करने लगता है। जब ये पहली बार बनता है तो अभिक्रिया बहुत स्लो होती है, ऐसा नहीं कि तुरंत तेज हो जाती है। अभी तो अभिक्रिया स्लो चल रही है, लेकिन MnSO4 के बन जाने के फलस्वरूप यह अभिक्रिया अचानक तेज हो जाती है। इसका मतलब ये MnSO4 यहाँ पर उत्प्रेरक का काम करने लगता है। इसमें किसी अलग से उत्प्रेरक की आवश्यकता हमको नहीं होती है। समझ में आ गया ना कि जब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना कोई उत्पाद स्वयं उत्प्रेरक का काम करने लगे तो उसको हम कहेंगे स्व उत्प्रेरक, और इस प्रक्रम को बोलेंगे स्व उत्प्रेरण। ठीक है, और सबसे लास्ट उत्प्रेरण का प्रकार है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेरित उत्प्रेरण क्या होता है? तो लिखा है, जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है। यहां पर कोई उत्प्रेरक का काम नहीं लिया जाता है, कोई उत्पाद उत्प्रेरक का काम नहीं करता है, पूरी रासायनिक अभिक्रिया स्वयं उत्प्रेरक का काम करती है। यहाँ पे क्या होता है? पूरी केमिकल रिएक्शन ही उत्प्रेरक का काम करती है। तो कहता है जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाती है तो इसे प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। समझ में आया? जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फाइड है। क्या है? सोडियम सल्फाइड। इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सोडियम आर्सेनाइड है, इसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, ये इसके साथ अभिक्रिया नहीं कर पाता, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण तो हो गया, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। देखिए लिखा है कोई क्रिया नहीं करती है। लेकिन इस पूरे समीकरण की उपस्थिति में, ये पूरे समीकरण की उपस्थिति में ना, रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति में, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया? सोडियम सल्फाइड और O2, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पर हमने ले लिया है। और क्या बनता है? Na2SO4। देखिए ये भी है, ये पूरा रिएक्शन ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस पूरे रिएक्शन की उपस्थिति में जब हम सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तो ये इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। बात समझ में आई बेटा ना? पहले सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन इस पूरे रिएक्शन की उपस्थिति में, इस पूरे अभिक्रिया की उपस्थिति में जब हम सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं तब हो जाता है। यानी कि ये पूरी अभिक्रिया ही यहाँ उत्प्रेरक का काम कर रही है। बात समझ में आई? तो जब पूरी अभिक्रिया, पूरी रासायनिक अभिक्रिया स्वयं उत्प्रेरक का काम करे तो उसको हम कहेंगे प्रेरित उत्प्रेरण। ठीक है, यहाँ पे प्रेरित उत्प्रेरण हो रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का क्लास आपको मस्त लगा होगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे टू यू।